खजूरी कलां गांव मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है जो अपनी शांतिपूर्ण जीवन शैली और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यह गांव बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। खजूरी कलां गांव का भूगोल बुंदेलखंड क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक संरचना को दर्शाता है। यह क्षेत्र विंध्याचल पर्वतमाला के निकट स्थित है जो इसे एक ऊंचाई वाला क्षेत्र बनाता है। गांव के चारों ओर छोटे छोटे पहाड़ और जंगल हैं जो इसे एक सुरम्य स्थान बनाते हैं। गांव के पास ही एक छोटी नदी बहती है जो ग्रामीणों के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। गांव के लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ के निवासी गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलों की खेती करते हैं। गांव में पशुपालन भी आम है और लोग गाय, भैंस और बकरियों का पालन करते हैं। गांव का सामाजिक जीवन सामूहिकता पर आधारित है। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। गांव में होली, दिवाली और दशहरा जैसे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। खजूरी कलां गांव की संस्कृति बुंदेलखंड क्षेत्र की समृद्ध परंपराओं से प्रभावित है। यहाँ के लोग बुंदेली भाषा बोलते हैं और बुंदेली लोकगीतों और नृत्यों का आनंद लेते हैं। गांव में पारंपरिक संगीत और नृत्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें ढोलक, मंजीरा और हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है जहां बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां ग्रामीणों को बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। खजूरी कलां का जीवंत सामाजिक और सांस्कृतिक चित्र। खजूरी कलां एक ऐसा गांव है जहां केवल छोटे मोटे के घर, खेतों की हरियाली और पगडंडियां ही नहीं है। यहाँ बसते हैं वो लोग जो दिल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी सामूहिकता, यानी वह भावना जो एक व्यक्ति के दुख को पूरे गांव का दुख और एक के सुख को सबका उत्सव बना देती है। यहाँ की गलियों में सिर्फ आवाजें नहीं गूंजती बल्कि रिश्तों की गर्माहट बहती है। एक शाम जब बुजुर्ग रामधारी काका बीमार पड़े थे तो न केवल उनके परिवार के लोग बल्कि पूरा गांव चिंतित हो उठा था। हर घर से कोई न कोई उनके हालचाल पूछने पहुंच रहा था। किसी ने अपने घर से दवा भेजी, किसी ने हलवा बना कर दिया कि काका को मीठा पसंद है। गांव के चौपाल पर जब चाय का दौर चला तो राम कुमार बोले, भाई अब उम्र हो गई है रामधारी काका की, पर वो है गांव की आत्मा। जब वो चौपाल में बैठते हैं तो लगता है गांव जिंदा है। और फिर वही रामधारी काका जब ठीक हुए तो पूरे गांव में गुड़ बंटवाया गया। कोई शादी होती, किसी का बच्चा जन्म लेता, गांव के सभी लोग एक दूसरे के घर बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंचते, लेकिन अपनत्व लेकर। खजूरी कलां में परंपराएं महज निभाई नहीं जाती, उन्हें जिया जाता है। चाहे तीज का त्योहार हो, रक्षाबंधन या दशहरा, गांव के लोग आपसी सहयोग से हर आयोजन करते हैं। तीज पर महिलाएं गांव के तालाब के पास इकट्ठा होती हैं, हाथों में मेहंदी, गीतों की मिठास और एक दूसरे के लिए सच्ची दुआएं लेकर। एक बार की बात है जब गांव की सुशीला बहू मायके में थी और तीज आई तो उसकी सास गोमती देवी ने सारी महिलाएं इकट्ठा की और कहा, अब तीज बिना सुशीला की कैसी, चलो उसे बुला के ले आते हैं। और फिर गांव की 4 महिलाएं उसे लेने निकल पड़ी, एक ही बात कहते हुए, त्योहार सबके साथ होता है, अकेले नहीं। गांव के चारों ओर फैली हरियाली, सुबह की धुंध में लिपटा सूरज और शाम के वक्त पक्षियों की घर वापसी, ये सब सिर्फ दृश्य नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन का हिस्सा है। लोग सुबह अपने अपने खेतों की ओर जाते हुए राम नाम का जाप करते हैं और लौटते हुए बच्चों को आम के पेड़ के नीचे कहानियां सुनाते हैं। नदी के पास बैठकर मछलियां पकड़ना हो या पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ढोलक पर कोई लोक गीत गाना, खजूरी कलां की प्रकृति जैसे हर पल को सजीव बना देती है। गांव के किशोर राकेश और गजेंद्र अक्सर तालाब के किनारे बैठकर अपनी भविष्य की बातें करते
गजेंद्र, तू तो शहर जाने की सोच रहा है, पर याद रख, ये खेत, ये माटी कभी भूलना मत। भाई, शहर जाएगा शरीर, मन तो यहीं रहेगा, इस पेड़ के नीचे। यहाँ के लोगों की जिंदगी मिट्टी से शुरू होकर मिट्टी में ही समर्पित हो जाती है। सुबह सूरज निकलते ही बैलों की जोड़ी हल में जुड़ जाती है और किसान, चाहे वह वृद्ध हो या युवा, खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। कृषि इनके लिए सिर्फ रोजगार नहीं, एक पूजा है। हर सीजन के पहले गांव के बुजुर्ग खेत में जाकर हल छूते हैं और कहते हैं, हे धरती माता, तू फिर से फल दे, हम तुझे पूजते हैं। महिलाएं घर के आंगन में सब्जियां उगाती हैं, टमाटर, धनिया, बैंगन, और जब फसल कटती है तो गांव भर में बांटी जाती है। काकी, आपके यहाँ धनिया नहीं बचा? ये लीजिए, अभी खेत से लाई हूँ। राम भाई अपने पड़ोसी को बिना बोले सब्जी दे आती है। गांव में लोगों का व्यवहार अतिथि देवो भव की मिसाल है। अजनबी भी आए तो चाय के बिना जाने नहीं देते। बच्चे जब गांव के स्कूल से लौटते हैं तो रास्ते में हर घर से उन्हें कोई न कोई मीठा खाने को मिल जाता है, जैसे गांव उनके लिए माँ की तरह है। एक बार गांव में बिजली चली गई थी। गर्मियों की रात थी तो सभी लोग गांव के चौक में एकत्र हो गए। कोई पंखा झल रहा था, कोई किस्से सुना रहा था। बिजली तो गई है, पर ये रात यादगार बन जाएगी। गांव के सभी बुजुर्ग और युवा एक साथ बैठकर समय बिताते हैं, समस्याओं पर चर्चा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। पंचायतें न केवल विवाद सुलझाने के लिए होती हैं, बल्कि सामूहिक निर्णय लेने का जरिया भी है। खजूरी कलां गांव की असली ताकत उसके लोग हैं। उनकी सामूहिक भावना, परंपराओं के प्रति श्रद्धा, प्रकृति से जुड़ाव और सरल लेकिन अर्थपूर्ण जीवन शैली। यहाँ जीवन एक लय में चलता है, जहाँ कोई अकेला नहीं होता और हर खुशी दुख सब साझा होते हैं। यह गांव एक जीवित दस्तावेज है उस संस्कृति का, जहाँ आधुनिकता से पहले इंसानियत बसती है। यही वो कारण है कि खजूरी कलां जैसे गांवों की कहानियाँ चाहे जितनी बार कही जाएं, नई लगती हैं, क्योंकि इनमें मिट्टी की महक, रिश्तों की गर्मी और परंपरा की गहराई होती है। खजूरी कलां गांव हमेशा से शांतिप्रिय और एकजुट रहा है। हर सुबह मंदिर की घंटियों से जागता था और हर रात पक्षियों की घर वापसी के साथ सुकून से सो जाता था। लेकिन बीते साल की सावन की समाप्ति के कुछ ही दिन बाद गांव की नींद अचानक टूटने लगी। एक ऐसी हलचल शुरू हुई जिसे समझ पाना आसान नहीं था, न ही किसी के पास इसका कोई स्पष्ट उत्तर था। सबसे पहले अजीब घटना की भनक गांव की सबसे बुजुर्ग महिला बिंदेश्वरी देवी, जिन्हें सभी काकी कहकर बुलाते थे, नीदी, एक रात वो अचानक चिल्लाकर उठी। उनका कमरा आंगन के पास था, जहां वो अकेले सोती थीं। सुबह चौपाल पर उन्होंने कहा, रात एक परछाई आंगन में थी, लंबी, बिना सिर की। मैंने देखा वो मेरे तुलसी चौरा के पीछे बुदबुदा रही थी, जैसे कोई मंत्र। गांव वालों ने सोचा शायद काकी कोई सपना देख रही होंगी, लेकिन काकी ने कुछ और बताया। उस परछाई के पीछे से दीवार खुद ब खुद खिसक रही थी, जैसे कोई जमीन कुरेद रहा हो। कुछ दिन बाद महेश चौधरी, जो गांव के बाहर वाले खेतों की रखवाली करते थे, चौपाल पर दौड़ते हुए आए। उनका चेहरा पीला था, होंठ सूखे और पसीना माथे पर चमक रहा था। मैंने कुछ देखा, कुछ जो इंसान नहीं था। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने बताया कि देर रात जब मैं खेत के बगल वाले आम के पेड़ के नीचे बैठा था, तो एक औरत की रोने की आवाज आई। वो चिल्ला रही थी, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। जब महेश ने उस ओर देखा तो एक औरत, उलझे बाल, बिना आंखों वाली सूरत, सफेद साड़ी में लिपटी, पेड़ की डाली पर उलटी लटकी हुई थी। इसके बाद गांव की रातें बदलने लगी। पहले जहां हर तरफ सन्नाटा होता था, अब रात के तीसरे पहर में घरों के दरवाजे खुद खुद खड़कने लगे।
पशु बांधे हुए होते, लेकिन अचानक उनकी जंजीरें खुली मिलती। मंदिर की घंटियां बिना छुए बजने लगती। महिलाएं कहती, हमारे आंगन में कोई साया चलता है, पायल की आवाज आती है, पर दिखाई कुछ नहीं देता। रमाकांत यादव, जिनका खेत गांव से थोड़ी दूरी पर था, सुबह खेत की मेंढ के पास जली हुई हड्डियां और राख का ढेर देखकर घबरा गए। वो इंसानी हड्डियां थीं और उनके ऊपर लाल सिंदूर पड़ा था। गांव के बूढ़े बोले, ये तांत्रिक क्रिया का संकेत है। किसी ने कुछ जगाने की कोशिश की है। गांव के बच्चे जो पहले चहकते रहते थे, अब चुप रहने लगे। 7 साल की गुड़िया, जो बहुत हंसमुख थी, अचानक गुमसुम हो गई। उसकी माँ कहती, रात को अचानक बोल उठती है। वो मेरे पलंग के नीचे है, बाल खींचता है, बोलता है कि मैं उसकी हूँ। बच्चों ने खेलना बंद कर दिया। गांव की महिलाएं दोपहर बाद बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती थीं। गांव की चौपाल पर बड़े बुजुर्गों की एक विशेष बैठक बुलाई गई। रामधारी काका, पंडित जी, वृंदा ताई और कुछ अन्य लोगों ने इस पर चर्चा की। रामधारी बोले, ये कोई आत्मा है या कोई तांत्रिक छाया जो गांव पर साया डाल रही है। वृंदा ताई ने बताया कि उनके पति की मौत से पहले उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा था। रात को एक औरत खिड़की से झांक रही थी। चेहरा उल्टा था और उसकी आंखें जैसे खून पी गई हो। गांव का शिव मंदिर, जहां हर दिन दिया जलाया जाता था, अब वहां दिया अपने आप बुझ जाता। पुजारी लक्ष्मण दास ने कहा, किसी रात जब मैं मंदिर में सो गया तो सपना देखा कि एक काली परछाई मुझसे कह रही है, यह जगह अब मेरी है, इसे छोड़ दो। और जब उठकर देखा तो मंदिर की सारी मूर्तियों के चेहरे पर काले निशान थे। गांव की महिलाएं अब अकेले कुएं पर नहीं जाती थीं। बुजुर्गों ने बच्चों को रात में घर से बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी। दुर्गा देवी, जो गांव की बाईजी थीं, कहती, यह किसी की आत्मा नहीं है, यह कुछ बहुत पुराना है जो अब जागा है। हो सकता है किसी ने उसे बुलाया हो। कुछ लोगों ने मानना शुरू किया कि शायद किसी बाहरी तांत्रिक ने गांव के पास की पुरानी समाधि के पास कुछ किया है। गांव के पीछे एक पुराना बबूल का जंगल था। कहते हैं वहां पहले एक साधु रहा करता था जो काले जादू में लिप्त था। शंभू काका ने बताया, उस जंगल में अब भी कुछ है। मैंने देखा है, रात में वहां लाल रोशनी चमकती है, जैसे कोई दिया हवा में तैर रहा हो। गांव की कमला चाची को लगातार सपने आने लगे जिसमें वो खुद को किसी पुराने महल में पाती, जहां दीवारों पर खून से लिखे मंत्र होते। हर रात वो मुझसे कहता है, मैं लौट आया हूँ, मेरी राह मत रोकना। धीरे धीरे पूरा खजूरी कलां गांव भय की चपेट में आ गया। अब यह केवल एक अजीब अनुभव नहीं रहा, यह एक सच बनता जा रहा था जिसे हर कोई महसूस करने लगा था। कोई नाम नहीं था उस शक्ति का, कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर दीवार, हर छत, हर आंगन में महसूस की जा सकती थी। गांव की हवा अब भारी लगने लगी थी। चौपाल की बैठकें डर पर चर्चा करने लगी थीं और हर कोई जानना चाहता था, आखिर कौन है ये और इसे किसने जगाया। खजूरी कलां गांव अब वैसा नहीं रहा था जैसा 1 महीने पहले तक हुआ करता था। जहां पहले गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजा करती थी, वहीं अब हर मोड़ पर सन्नाटा पसरा रहता था। सूरज ढलने से पहले ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते और औरतें बच्चों को भीतर खींच ले जाती। गांव के चौराहे पर जहां कभी शाम को चौपाल जमती थी, अब लोग झुंड में खड़े होकर फुसफुसाते रहते। हर कोई कुछ न कुछ कहता, पर किसी के पास ठोस जवाब नहीं था। ये अजीब घटनाएं कब और कैसे शुरू हुईं, ये किसी को ठीक से याद नहीं था, लेकिन सभी मानते थे कि यह सब अचानक नहीं हुआ। एक शाम बुजुर्ग नट्ठू काका, जो अब लगभग 80 वर्ष के हो चले थे, चौपाल पर लाठी टेकते हुए बोले, कुछ तो है इस जमीन के नीचे। हमारे बाप दादा बताते थे,
कि इस गांव के पीछे की जमीन कभी श्मशान हुआ करती थी। वहां कोई औरत जलाई गई थी, पर उसकी चिता बुझी नहीं थी, पर आंखों में एक अजीब चमक थी। उस औरत को चुड़ैल कहकर मारा गया था, पर मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि वह एक दिन लौटेगी। पर ये तो बस कहानियां हैं ना काका, अब कोई चुड़ैल फुड़ैल नहीं होती। हमें भी यही लगता था बेटा, पर जो कुछ इन दिनों हो रहा है वो क्या है? रात को रोने की आवाजें, पेड़ों से उलटे लटकते जानवर, और वो बकरी जिसकी गर्दन खुद से घूम गई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रिंकू गांव का जवान और चंचल लड़का, जो अब तक हंसी मजाक में इन बातों को उड़ाता था, अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, परसों की रात मैं पिंटू के साथ बाग की तरफ गया था। हमने देखा एक औरत सफेद साड़ी में पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था, और जब हमने नाम लेकर पुकारा वो हवा में गायब हो गई। गांव के बाकी युवक, जो अब तक यह सब मजाक समझते थे, पहली बार चुप हो गए। कोई कुछ नहीं बोला। गांव की महिलाएं अब घर से बाहर कम निकलती थीं। सुबह की चक्की, कुएं पर पानी भरने और मंदिर में दिया लगाने की दिनचर्या जैसे थम सी गई थी। घरों में धीमे स्वर में बातचीत होती। किसी की बेटी ने रात को खिड़की पर एक साया देखा था। किसी के कान में फुसफुसाहट हुई थी। सोनू की माँ, जिसे लोग बड़ी भौजी कहते थे, ने एक दिन अपनी देवरानी से कहा, रात को मेरे कमरे के बाहर कोई चलता है, पायल की आवाज आती है, और जब मैं उठकर देखती हूँ तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। हमारे घर के सामने वाली नीम पर कोई बैठता है, पर सुबह वो जगह सूखी नहीं रहती, जैसे किसी ने वहां रात भर बैठकर रोया हो। चर्चा पंचायत तक पहुंची। डर अब इस हद तक बढ़ चुका था कि दादा ठाकुर, जो गांव के सबसे प्रतिष्ठित और निर्णयकारी व्यक्ति माने जाते थे, ने पंचायत बुलाई। ऐसे नहीं चल सकता। लोग खेत नहीं जा रहे, औरतें बाहर नहीं निकल रही, बच्चे रोते हैं रात भर। हमें पता लगाना होगा कि ये सब हो क्या रहा है। ये डर धीरे धीरे पूरे गांव को निगल लेगा ठाकुर साहब। ये कुछ और नहीं, कोई पुरानी आत्मा है, कोई कैद जो अब खुल गई है। सुना है पिछले महीने जो तांत्रिक बस्ती में आया था, उसने पीपल के नीचे कुछ खुदाई की थी। वहीं से कुछ शुरू हुआ है। शायद कुछ ऐसा जो छुपा हुआ था बाहर आ गया है। गांव के कुछ युवक रिंकू, पिंटू, शैलेश और बबलू अब डरे नहीं बल्कि गुस्से में थे। अगर कोई साया है तो हम सामने से लड़ेंगे। हम किसी भूत से डरने वाले नहीं। पर हमें किसी जानकार की जरूरत है। बाबा रामधारी को बुलाना होगा। वो झाड़ फूंक जानते हैं, शायद वे कुछ कर सकें। अब गांव के हर घर में कोई न कोई कहानी थी। किसी के सपने में वही औरत आती थी, कोई दरवाजे पर दस्तक सुनता तो कोई अपने नाम की पुकार। मंदिर के पुजारी ने भी कहा, पिछले 3 दिन से शिवलिंग पर चढ़ाया गया दूध काला हो जाता है। ये अच्छा संकेत नहीं है। कोई अशुद्ध आत्मा गांव में घूम रही है। अंत में एक रात फिर से चौपाल पर सब जमा थे। नत्थू काका बोले, मेरे बाप ने कहा था, अगर कभी नीम और पीपल की छाया एक हो जाए तो समझो गांव संकट में है। आज मैंने देखा, सुबह जब धूप निकली थी, दोनों पेड़ों की परछाई एक साथ मिली थी। अब यह बात तय थी, गांव में जो हो रहा था वह सिर्फ डर या कल्पना नहीं था। कुछ था पुराना, क्रोधित और प्यासा, और अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो खजूरी कलां का नाम सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा। एक भूतिया गांव की कहानी। खजूरी कलां गांव में जब अजीब और डरावनी घटनाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, तब गांव के कुछ शिक्षित युवाओं और पंचायत के वरिष्ठ सदस्यों ने मिलकर तय किया कि अब डर से नहीं, दिमाग से लड़ा जाएगा। रातों को किसी के दरवाजे पर खटखटाहट, पेड़ों पर लटके कपड़े, गाय बकरियों की रहस्यमयी मौत
और महिलाओं के साए देखने की बातों ने गांव के माहौल को पूरी तरह बदल दिया था। एक रविवार की दोपहर गांव के सरकारी स्कूल के बरामदे में एक खुली पंचायत बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता की दादा ठाकुर ने, जबकि मास्टर हरि प्रसाद, जो गांव के इकलौते स्नातक शिक्षक थे, ने सबसे पहले तकनीकी उपाय सुझाया।